लगभग 1 साल पहले जब मोदी जी यूएसए गए थे तो उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ जिल बाइडन को एक डायमंड गिफ्ट किया जो कि आर्टिफिशियल था मगर फेक नहीं था। ये डायमंड ओरिजिनल था मगर किसी माइन से नहीं निकाला गया था। ये बनाया गया था इंडिया में एक लैब में। और इस इंसिडेंट के बाद में लैब ग्रोन डायमंड्स काफी चर्चा में आ गए। काफी सवाल खड़े हो गए इनकी जेन्युइनिटी पर, इनकी कॉस्ट पर। डायमंड्स जो कि एक रेयर मटेरियल है, अगर हम लैब में बनाना चालू कर दें तो क्या होगा? किसी भी चीज की रेट ज्यादा होती है क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। अगर डायमंड्स की सप्लाई अनलिमिटेड हो गई तो क्या हीरा सदा के लिए रहेगा? और मजे की बात यह है कि हीरे जो कभी उतने वैल्यूएबल नहीं हुआ करते थे, हिस्ट्री में उनकी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करके जानबूझकर उन्हें महंगा बनाया गया, उनको वैल्यूएबल बनाया गया। कैसे बनाया गया, आज की वीडियो में हम जानेंगे। डायमंड्स की पूरी स्टोरी की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे लैब ग्रोन डायमंड्स मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं। मगर उससे पहले एक छोटी सी काम की बात आपको बताना चाहूंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, गेट, एसएससी जैसे जॉब के एग्जाम्स हो या फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि आईआईटी, जेईई, नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप जरूर अटेंड कीजिए मेरी एक 2 घंटे की मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में काफी टफ एग्जाम क्रैक किए हैं जैसे कि यूपीएससी, गेट, आईआईटी, जेईई, और इन सबको क्रैक करके मैंने कई इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो मैं इस मास्टर क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा एग्जाम क्रैक करने के लिए जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हाई स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां कंपटीशन बहुत टफ होता है। अपने सिर्फ 2 घंटे मुझे दीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं, जूम पर लाइव होगी, कमेंट्स में लिंक दिया है, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट्स पर डायमंड्स की बारिश होती है। वहां का एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन पार्टिकल्स को कंप्रेस करके उनको डायमंड क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देता है जो उन प्लैनेट्स के कोर की तरफ गिरते हैं। कार्बन को जब एक्सट्रीम प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। मगर ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हमें अर्थ की क्रस्ट पर नहीं मिलता। इसके लिए अर्थ की क्रस्ट के नीचे वाली लेयर पर जाना पड़ता है जिसे हम मैंटल कहते हैं। और इसी मैंटल के अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर कार्बन फॉसिल्स डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ओकेजनली कुछ चट्टानों के शिफ्ट होने के कारण, वॉल्केनिक इरप्शंस होने के कारण ये डायमंड पार्टिकल्स अर्थ के क्रस्ट की तरफ आ जाते हैं मैंटल से निकलकर, और तब माइंस बना बनाकर हम इन डायमंड्स को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डायमंड के जो रॉक्स अर्थ के मैंटल से क्रस्ट की तरफ आते हैं उन्हें हम किम्बरलाइट बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि कुछ किम्बरलाइट तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं अर्थ पर। कुछ रॉक्स तो डायनासोर्स के बनने से भी पहले अर्थ पर बन गए थे। डायमंड्स की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि अर्थ पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड्स को कोई भी दूसरा मटेरियल स्क्रैच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि डायमंड को काटने के लिए भी हमें दूसरे डायमंड की जरूरत पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि डायमंड की सबसे पहली डिस्कवरी इंडिया में हुई थी 2500 बीसी के अराउंड। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डायमंड्स का पहला रिटन अकाउंट मिला है। डायमंड्स का यूज इंडिया में होता था। राजा महाराजा अपने क्लोथ्स में, अपनी ज्वेलरीज में डायमंड का यूज किया करते थे। जब 13th सेंचुरी में यूरोपियंस इंडिया आने लगे, यहाँ से ट्रेड करने लगे, तो वो डायमंड्स को यूरोप में ले जाने लगे और वहां पर इसका क्रेज बढ़ने लगा। उस समय हैदराबाद के पास का एक टाउन गोलकोंडा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट हुआ करता था। इंडिया एक काफी लंबे टाइम तक वर्ल्ड का ओनली डायमंड सोर्स था। इसके बाद कई जगहों पर डायमंड्स मिलने लगे, जैसे कि 1726 में ब्राजील में मिले, इसके बाद साउथ अफ्रीका में मिले और अब रिसेंटली रशिया में मिले हैं। मगर 1726 में ब्राजील में जो डायमंड्स मिले थे वो इंफीरियर क्वालिटी के थे। यूरोपियंस उन्हें पसंद नहीं करते थे और इंडियन डायमंड्स की ही वैल्यू हुआ करती थी। इसीलिए पोर्चुगीज ट्रेडर्स क्या किया करते थे, वो ब्राजील से डायमंड पहले शिप करके गोवा लाते थे और वहां पर इंडिया का ठप्पा लगाते और गोवा से उन्हें यूरोप शिफ्ट किया करते थे, लोगों को ये झांसा देने के लिए कि ये इंडियन डायमंड्स। ये रेस्पेक्ट कमांड करती थी इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री। 18th सेंचुरी में इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी। मेन रीजन था डायमंड एग्जॉशन, माइंस में डायमंड खत्म हो गए थे। और दूसरा रीजन था ब्राजील में धड़ाधड़ डायमंड्स मिलने लगे थे। और इस समय तक यूरोप में डायमंड्स का एक तगड़ा क्रेज बनने लगा था, स्पेशली एंगेजमेंट रिंग्स में, जो आज भी हमें इंग्लिश मूवीज में देखने को मिले। धीरे धीरे डायमंड की डिमांड बढ़ने लगी और ब्राजील के डायमंड भी कम पड़ने लगे। और तब वर्ल्ड को मिली एक नई लॉटरी 1866 में। साउथ अफ्रीका में इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायमंड माइन डिस्कवर की गई। इस माइन का नाम था बिग होल और इस माइन से लगभग 3 टन डायमंड निकाला गया है। 1914 में ये माइन क्लोज हो गई थी एग्जॉस्ट होने के कारण, मगर ये माइन का होल इतना बड़ा है कि आज भी स्पेस से ये देखी जा सकती है। इसी पीरियड में एक ब्रिटिश आदमी ने एक फर्म एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था डी बियर्स। सिसिल रोड्स नाम का ये ब्रिटिश बिजनेसमैन डायमंड के मार्केट पर धीरे धीरे अपना कब्जा बनाने लगा। वर्ल्ड की 90% सप्लाई
केवल एक कंपनी डी बियर्स कंट्रोल करती थी। डी बियर्स ना सिर्फ माइनिंग करती थी बल्कि डायमंड्स को प्रोसेस करना, उनको पॉलिश करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको आफ्टर मार्केट में बेचना, सारे काम किया करती थी। धीरे धीरे इन्होंने दूसरी माइंस को एक्वायर करना चालू किया और वर्ल्ड में डायमंड्स के साथ ऐसा हुआ है ना कि कभी भी साइमल्टेनियसली बहुत सारी जगह से डायमंड नहीं निकाला गया। कभी इंडिया में मिलता था, फिर ब्राज़ील में मिलता था, फिर साउथ अफ्रीका में मिल रहा। यानी वर्ल्ड में एक या दो ही मेजर सोर्सेज डायमंड के हुआ करते थे और इसी चीज़ का फायदा मिला डी बियर्स का, जिन्होंने मौके पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैप कर ली। उन्होंने धीरे धीरे डायमंड मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया और एक तरह से डायमंड की सप्लाई को कंट्रोल करने लगे। वो डायमंड की डिमांड बढ़ाते, उसको प्रमोट करते, लोगों को उकसाते कि आप डायमंड खरीदिए, मगर डायमंड की माइनिंग पर एक चेक उन्होंने लगा दिया और डायमंड कम प्रोड्यूस करने लगे। कम प्रोडक्शन से हुआ ये कि डायमंड की डिमांड बढ़ने लगी और रेयर मेटल होने के कारण इसके प्राइसेस शूट होने लगे। लोगों को लगने लगा कि डायमंड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड, जिसके प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाएंगे और एक ट्रेंड शुरू हो गया गोल्ड की तरह ही डायमंड की फॉरएवर वैल्यू का। 1947 में ही डी बियर्स कंपनी ने एक स्लोगन लॉन्च किया था, डायमंड इज फॉरएवर, यानी हीरा है सदा के लिए। इस कैंपेन ने डायमंड को एवरलास्टिंग लव से रिलेट किया, एंगेजमेंट से रिलेट किया और लोगों को कन्विंस किया कि अगर आप एक बार डायमंड खरीद लें तो वो जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगा, उसकी वैल्यू कभी नहीं घटेगी, वो कभी नहीं घिसेगा और आप वापस उसे उसी दाम में या उससे ज़्यादा दाम में जो मार्केट में चल रहा हो उस समय बेच सकते हैं। तो डायमंड को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह समझने लगे। इन्होंने इतना एग्रेसिव कैंपेन किया कि 1950s के बाद में यूरोप में और यूएसए में एंगेजमेंट रिंग में डायमंड होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। एक रूल भी बना दिया था कि एक आदमी की 2 महीने की सैलरी के बराबर का डायमंड उसे खरीद कर एंगेजमेंट में अपनी वुड बी वाइफ को देना चाहिए। अब इस तरह से डी बियर्स ने जो मोनोपोली बनाई थी डायमंड मार्केट में, उसका रिजल्ट ये हुआ कि डायमंड का क्रेज और प्राइसेस बढ़ने लगे। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की माइंस में डायमंड्स कम हुए, डी बियर्स की मोनोपोली कम हुई डायमंड्स पर, मगर डायमंड का क्रेज जो बढ़ा था वो कम नहीं हुआ। रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नई डायमंड माइंस मिलने लगी, मगर इन्होंने डी बियर्स की मोनोपोली को चैलेंज किया, मगर डायमंड के प्राइसेस को कम नहीं होने दिया। सप्लाई को एक रेगुलेटेड वे में कंट्रोल करके डायमंड की डिमांड हमेशा अप रखी गई। आज की डेट में रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है और अल रोजा नाम की एक माइनिंग कंपनी है जो रशिया के 90% से भी ज्यादा डायमंड सप्लाई को कंट्रोल करती है अकेले। और डायमंड्स के हाई प्राइसेस में यही एक फैक्टर रहा है कि कभी ना कभी कोई एक मोनोपोली फर्म ने इसे कंट्रोल किया है। कोई भी एलिमेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है और इसके यूजेस काफी ज्यादा हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। गोल्ड और सिल्वर को लोग ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ये दिखने में अच्छे होते हैं और इनकी चमक काफी अच्छी होती है। अब गोल्ड और सिल्वर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। किसी दूसरे एटम से हम गोल्ड एटम नहीं बना सकते। मगर डायमंड कौन सा एलिमेंट है? डायमंड इज प्योर कार्बन, और कार्बन तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कार्बन है, एटमॉस्फेयर में कार्बन है, पेड़ पौधों में, जानवरों में कार्बन है, इनफैक्ट पेट्रोल डीजल में भी कार्बन है। तो कार्बन एलिमेंट के इतने ज्यादा पैसे क्यों? क्योंकि कार्बन ने एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर लिया है। तो क्या कार्बन के स्ट्रक्चर को आर्टिफिशियली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? यही सोचा था 1940s में जनरल इलेक्ट्रिक ने, जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए। इसका नाम था प्रोजेक्ट सुपर प्रेशर। 1954 में इन्हें सक्सेस भी मिली जब साइंटिस्ट एच ट्रेसी हॉल ने पहली बार लैब में एक आर्टिफिशियल डायमंड बना लिया यूजिंग अ बेल्ट प्रेस। इस प्रेस को यूज करके और हीटिंग को यूज करके उन्होंने एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर दिया कार्बन को, जिससे एक डायमंड क्रिस्टल बन गया। और तब से लेकर आज तक आर्टिफिशियल डायमंड्स काफी बनते आ रहे हैं। इनिशियली ये ब्राउनिश और येलोइश हुआ करते थे कलर्स में और ज्वेलरी में यूज नहीं किए जाते थे। इनका यूज होता था एब्रेसिव में, इंडस्ट्रियल टूल्स में, ड्रिल्स के ऊपर। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुए, डायमंड बनाने की नई टेक्निक्स डेवलप हुई, जैसे कि HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। केमिकल वेपर डिपोजिशन एक अलग मेथड है डायमंड्स को बनाने का। इन टेक्नोलॉजीज ने हेल्प की साइंटिस्ट को एग्जैक्टली माइंस में निकाले हुए डायमंड्स की तरह आर्टिफिशियली लैब में डायमंड बनाने के लिए। आज की डेट में किसी भी साइज में, शेप में आर्टिफिशियली लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जा सकते हैं जो एग्जैक्टली माइन किए हुए डायमंड की तरह दिखते हैं। और लैब ग्रोन डायमंड्स का एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी कम होता है, माइनिंग नहीं करनी पड़ती है, वाटर कंजम्पशन नहीं होता है, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं होती हैं। मतलब इनका प्रोडक्शन काफी क्लीनर है कंपेयर्ड टू माइनिंग ऑफ डायमंड। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात, लैब ग्रोन डायमंड 20 से 40% सस्ते होते हैं नेचुरल डायमंड से।
और इन दोनों डायमंड्स में कोई फर्क नहीं है टेक्निकली, दोनों ही प्योर डायमंड्स हैं, प्योर कार्बन है, स्ट्रक्चरली सेम है और दोनों की हार्डनेस, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। लोगों में धीरे धीरे इसका ट्रेंड भी कैचअप हो रहा है। लोग नेचुरल डायमंड्स की जगह लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रेफर कर रहे हैं। वो सस्ते भी हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं और वर्ल्ड में एक है लैब ग्रोन डायमंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, जिस कारण नेचुरल डायमंड की कॉस्ट अब कंट्रोल कर पाना पॉसिबल लग नहीं रहा। जिन लोगों ने ये समझकर नेचुरल डायमंड खरीदे कि हीरा सदा के लिए है, उनको शायद फ्यूचर में एक शॉक लग सकता है जब डायमंड की प्राइसेस या तो स्टेबल हो जाएं या फिर कम भी हो जाएं। और आयरनिकली डी बियर्स, जो कि एक लंबे टाइम तक डायमंड की मोनोपोली रखते थे, उन्होंने भी अपनी आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने की एक सप्लाई चेन खोली है, अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है लैब ग्रोन डायमंड्स का। नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड को किसी भी टेस्ट से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। बहुत ही माइन्यूट सा फर्क होता है दोनों में। नेचुरल डायमंड में कुछ बबल्स नाइट्रोजन ट्रैपिंग के मिल जाते हैं, जो कि लैब ग्रोन डायमंड में नहीं मिलते। और यही एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो जेमोलॉजिस्ट यूज करते हैं इन डायमंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब जैसे जैसे लोगों को समझ आने लगेगा कि लैब ग्रोन डायमंड्स रियल डायमंड्स हैं और नेचुरल डायमंड्स की तरह ही उतने ही वैल्यूएबल हैं, उतने ही फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो लोग धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू होंगे, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम है। और जैसे जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज भी आएंगी, क्योंकि इनको तो हम एकदम स्क्रैच से बना सकते हैं कहीं पे भी। अब डायमंड मार्केट में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप ये मार्केट डिसरप्ट कर देने वाला कोका कोला वर्सेस कैंपा कोला का वीडियो जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिंक दिया है, मेरी मास्टर क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। मैं चाहता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।